जो एमसीक्यू सीरीज़ हम स्टार्ट कर चुके थे जेकेएसएसबी वाली, जो कि सभी जेकेएसएसबी एग्ज़ाम में काम आने वाली आने वाले टाइम पर जिस भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सब में ये सीरीज़ काम आने वाली है। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। यहाँ पर कहा गया, एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है तभी आपके सामने लेकर आया हूँ। इन विच ईयर वॉज आशा भोसले's नेम एंटर्ड इनटू द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर द मोस्ट स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स। सबसे ज़्यादा स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स के लिए आशा भोसले जी का नाम की बात करेंगे। वो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। वो कौन से ईयर की बात करी जा रही है कि इनका नाम दर्ज करा गया था? 2017, 20, 24 या फिर 2011। तो वो कौन सा ईयर था आपको वो बताना है। ये सीजीएल 2022 से 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। सीजीएल के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 2011 यहाँ पर हो जाएगा। मोस्ट स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स के लिए इनका नाम जो इनका जो रिकॉर्ड है बना गया था उस टाइम पे। और कहा गया था कि जो 1947 से लेके उस टाइम पीरियड तक की बात करेंगे, इनकी 11,000 के आसपास रिकॉर्डिंग्स थी। चाहे सोलो बोलो चाहे ड्यूट करके बोलो, लेकिन 11,000 के आसपास थी। और 20 इंडियन लैंग्वेजेस में ये रिकॉर्डिंग्स आपको देखने को मिली थी, इसीलिए रिकॉर्ड में इनका नाम सामने आया था। चलते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, कोई सीरियल में आया हुआ है। आज के एग्जाम में तो कुछ क्वेश्चन पीएससी एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे कोई उड़ीसा के पीएससी में आया हुआ है, कोई यूपीएससी में एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। 5 से 6 क्वेश्चन आज ऐसे भी आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। यहाँ पर कहा गया, पूछा गया है कुल्लू दशहरा की बात करेंगे। आपको बताऊँगा भी कौन से क्वेश्चन पीएससी में आए थे, ठीक है। कुल्लू दशहरा की बात करेंगे। कलरफुल फेस्टिवल है जो कि कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में सेलिब्रेट करा जा रहा है। तो यहाँ पर आप थोड़ा गैस वर्क भी लगा सकते थे। कुल्लू दशहरा की बात करें तो कुल्लू वैली आप कहाँ पर देखते हो? हिमाचल प्रदेश में देखते हो ना। तो कुल्लू दशहरा भी कहाँ पे सेलिब्रेट करा जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपको देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर हम इस फेस्टिवल की बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट भी इसलिए भी बन जाता है क्योंकि 2016 की अगर मैं बात करूँगा, हालांकि एग्ज़ाम 2016 में क्वेश्चन है तो 2022 के पेपर का ही क्वेश्चन है, लेकिन 2016 में इसने भी रिकॉर्ड बनाया था जहाँ पर देखा गया था कि एक ही प्लेटफॉर्म में 9,000 के आसपास 9,000 नंबर में जो है वो डांस वगैरह परफॉर्म कर रहे थे। इतने सारे लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर डांस कर रहे थे। इसी वजह से इस फेस्टिवल ने भी रिकॉर्ड बनाया था। 2016 की मैं बात कर रहा हूँ। और इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? लॉर्ड राम की बात करेंगे, उनके लिए सेलिब्रेट करा जाता है। सभी अपने घरों से निकलते हैं, मूर्ति लेके मंदिर की तरफ जाते हैं, इस तरह से कुछ वहाँ पर रहता है। और ये जो स्टार्टिंग करी गई थी, वहाँ के जो कुल्लू वैली के राजा हुआ करते थे, राजा जगत सिंह, इस तरह से करके उन्होंने ये स्टार्ट करा था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है पीट कोल है ना, कोयले की टाइप होती है कई सारी, उनमें से एक पीट वाला टाइप होती है। इसके बारे में कहा गया हैज़ डैश कार्बन एंड डैश मॉइस्चर कंटेंट। ये जो कोयले की मैं टाइप की बात कर रहा हूँ, इसमें हाई कार्बन लो मॉइस्चर होता है या लो कार्बन हाई मॉइस्चर होता है, या कार्बन भी ज़्यादा मॉइस्चर भी ज़्यादा, या कार्बन भी कम और मॉइस्चर भी कम होता है। क्या देखने को मिलता है? तो जो ये कैटेगरी है पीट कोयले की अगर मैं बात करूँगा, इसमें आपको अगर कार्बन कंटेंट की बात करेंगे, कार्बन कंटेंट आपको कम देखने को मिलता है और मॉइस्चर आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो लो कार्बन आपको देखने को मिल रहा है और हाई मॉइस्चर आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बड़ी आसानी से लकड़ी की तरह जल जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट की वीडियो में भी आपको कहा था मैंने कि कमेंट करके बताना कि आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। क्या आप जेकेएसएसबी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की कर रहे हो, पटवारी की कर रहे हो, फॉरेस्टर की कर रहे हो, वाइल्ड लाइफ आर्ट की कर रहे हो? मैक्सिमम कमेंट जिसके मुझे देखने को मिलेंगे, आने वाले टाइम पे क्वेश्चंस का पैटर्न वही रहेगा। चाहे आप किसी एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, चाहे आप रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, तो मैं उसके हिसाब से वो वाले पैटर्न की क्वेश्चन मैक्सिमम डाला करूँगा जिसके मैक्सिमम कमेंट मेरे सामने आएंगे। या सुपरवाइज़र की तैयारी करो तो भी बता दो, हालांकि सुपरवाइज़र का तो पूरा कोर्स चल भी रही इसी चैनल पर। आफ्टर द डैश महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कौन सा इंसिडेंट ऐसा होता है जिसके बाद महात्मा गांधी जी की बात करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया था? जलियांवाला बाग, चोरी चौरा इंसिडेंट, बंगाल पार्टीशन या फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? तो बड़ी बात की बात है ना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931-32 की बात है। तो कौन सा इंसिडेंट हुआ था जिसके बाद महात्मा गांधी जी की बात करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ कर दी थी? आपसे यहाँ पर वो पूछ जा रहा है। चोरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, जो कि ये गोरखपुर में पड़ता है ना, यूपी में गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। 1922 की वो बात है जहाँ पे वो आग लगा दी गई थी पुलिस चौकी थाने वगैरह में। उसके बाद गांधी जी ने वापस विड्रॉ कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, कहा जा रहा है द नेशनल हाईवे नेटवर्क जो कि कनेक्ट करेगा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, उसे क्या कहा जाता है? ये जो हाईवे का नेटवर्क है इसे क्या कहा जाता है जो इन मेट्रो सिटीज़ को कनेक्ट करने का काम करता है? डायमंड क्वाड्रिलेटरल, डायमंड पॉलीगॉन, गोल्डन पॉलीगॉन या फिर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल? इसे नाम दिया जाता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसकी लेंथ जो है
5846 किलोमीटर रहती है। तो इस बार भी कई बार पहले भी पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन। और अगर डायमंड क्वाड्रिलेटरल आप भी अपने सुना हो, आपके दिमाग में आ रहा था, तो ये रेलवे का नेटवर्क है, उनको करेक्ट करने का काम करेगा। डायमंड क्वाड्रिलेटरल रेलवे से कनेक्टेड है, और जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है वो हाईवे की, अगर हम बात करें नेशनल हाईवे रोड वाले की बात करें, उससे कनेक्टेड है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। आप सामने स्क्रीन में आ रहा है, यहाँ पे कहा जाए थाईपुसम फेस्टिवल की बात करेंगे। ये कौन से स्टेट में सेलिब्रेट करा जाता है, आपसे वो पूछा जा रहा है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर गोवा में सेलिब्रेट करा जाता है। तो ये फेस्टिवल भी तमिलनाडु में सेलिब्रेट करा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे सामने करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड मुरुगन की बात करेंगे, जो कि लॉर्ड शिवा के बेटे, छोटे बेटे माने जाते हैं, उनके लिए जो है उनको पूजा ज़्यादा इस फेस्टिवल में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस फेस्टिवल की बात करेंगे, जैसे शिवरात्रि होती है ना, फेब मार्च के मंथ में आती है, वैसे ये भी जनवरी या फरवरी के मंथ में आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। कहा जा रहा है वीडियो को बस शेयर करते रहना। द कुचिपुड़ी डांस की बात करेंगे, कौन सी स्टेट से आपको देखने को मिलता है, इसका ओरिजिन कहाँ से मिलता है। उत्तर प्रदेश, केरला, असम या फिर आंध्र प्रदेश। सॉरी, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी आपको देखने को मिल रहा है आंध्र प्रदेश, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। जिसका रूट क्या है इसका, ये तो बड़ा आसान है, आंध्र प्रदेश इसका ओरिजिन है। इसका रूट क्या है, संस्कृत नाट्य शास्त्र इसका रूट रहता है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। ये सीजीएल 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। स्पीड की एसआई यूनिट क्या, आप मुझे बताओ। मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर सेकंड है, या किलोमीटर पर आवर है, फिर मीटर पर आवर है। तो एसआई यूनिट स्पीड की अगर मैं बात करूँगा, वो मीटर पर सेकंड हो जाएगी, क्योंकि स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की क्या है मीटर, और टाइम की क्या सेकंड, इसलिए मीटर पर सेकंड बन जाएगी। तो कई सारे किलोमीटर पर आवर में भी कन्फ्यूजन कर जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, The first English factory in Bengal was set up on the banks of the river Hooghly in। जो पहली इंग्लिश फैक्ट्री बंगाल में सेटअप करी गई थी, वो ईयर आपसे पूछा गया। सिंपल टर्म्स में वो ईयर आपको बताना है, 1651 का वो ईयर था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है, What should be the standard length of tennis court according to the laws of the International Tennis Federation। ITF के रूल्स की अगर हम बात करेंगे, तो टेनिस का जो कोर्ट रहता है उसकी लेंथ, स्टैंडर्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए, आपसे वो पूछा जा रहा है। 4 आपको ऑप्शंस दिए गए, बट जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए 23.77 मीटर हाइट होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर हम इसकी विड्थ की बात, ये तो लेंथ होगी, अगर विड्थ की बात करेंगे तो 8.23 मीटर होती है सिंगल्स के लिए, और डबल्स की अगर हम बात करेंगे तो वो 10.97 मीटर हो जाएगी। ठीक है, ये विड्थ की अगर मैं बात करूँगा, विड्थ हो जाएगी यहाँ पर। तो ये सिंगल्स की भी बता दी, डबल्स की भी बता दी, हो सकता है एग्जाम में ये विड्थ वाले टर्म्स में पूछ लिया जाए। हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। मॉडर्न इकोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है, आपसे वो पूछा जा रहा है। रॉबर्ट ब्राउन, चार्ल्स डार्विन, ए.पी. ओडम या रॉबर्ट हुक। तो ऑप्शन नंबर सी आपको देखने को मिलता है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट, अगर हम ब्राउन की बात करेंगे तो ये किससे रिलेट करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। फादर ऑफ इवोल्यूशन बायोलॉजी किसे कहा जाता है, रॉबर्ट ब्राउन को कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन का तो आपने सभी नाम सुना होगा ज़रूर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि चार्ल्स डार्विन जो है किससे कनेक्टेड है। और रॉबर्ट हुक आप सेल के बारे में सुनते रहो, इनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स, इनमें से कौन सी इंडियन स्टेट ऐसी जिसकी जो रेनफॉल है वो अक्टूबर और नवंबर के मंथ में आपको देखने को मिलती है। और रेनफॉल होती क्यों है, नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से। तो कौन सी स्टेट की यहाँ पर बात करी जा रही है, तमिलनाडु की बात करी जा रही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, हु इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि हमारे पार्लियामेंट में राज्यसभा है, तो राज्यसभा के जो चेयरमैन होंगे वो कौन होंगे, जो कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट होंगे। वैसे नीति आयोग के चेयरमैन कौन हुआ करेंगे, तो वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नीति आयोग की नीति की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये आपकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और इसकी जो स्थापना 2015 में करी गई थी, जब प्लानिंग कमीशन का एंड कर गया था, फिर उसके बाद नया नाम दिया गया था, इस तरह से भी कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। ये जो क्वेश्चन अब आपके सामने स्क्रीन में आएंगे ना 13 के बाद, ये जो 4-5 क्वेश्चन होंगे, ये क्वेश्चन वो है जो पीएससी एग्जाम में आए, ठीक है, यूपीएससी या किसी स्टेट के पीएससी एग्जाम में आए हुए हैं। और इनमें कोई एक क्वेश्चन है जो सीडीएस एग्जाम में पूछा हुआ था। ठीक है, क्लियर हो गया। फिलहाल हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे, वो पॉइजनस गैस है। वो पॉइजनस क्यों है, आपसे वो पूछा जा रहा है। ये पीएससी में मुझे कंफर्म है, ये पीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया। कार्बन मोनोऑक्साइड जो पॉइजनस गैस है, क्यों, इसका रीज़न क्या है, ये डाइजेस्टिव हार्मोन्स के साथ मतलब बाइंड कर जाती है, ये लंग्स को डैमेज करती है, आरबीसीज को डैमेज कर देती है, फिर हेमोग्लोबिन से बाइंडिंग कर जाती है। तो देखो ये होता क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे, जब ये हेमोग्लोबिन के साथ इसकी बाइंडिंग होती जुड़ जाती है,
तो वो ज़्यादा स्टेबल होती है एज़ कंपेरिजन टू जब ऑक्सीजन जो हेमोग्लोबिन से कनेक्ट करती है। और हमारी बॉडी को तो ऑक्सीजन चाहिए ना उसके साथ में काम करने के लिए। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल है तो ऑक्सीजन कहाँ वहाँ पे टिक पाएगी, तो ऑक्सीजन हट जाएगी तो आपको सफोकेशन होगी, ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, सफोकेशन होगी तो सफोकेशन के लिए डेथ हो जाती है। तो क्या रीज़न हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड का, बाइंड्स टू हेमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते, आगे बढ़ने से पहले ये हमारा यूट्यूब चैनल जहाँ पर आप ये वीडियोस देख रहे हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, आपने सब्सक्राइब जरूर कर देना है। इंस्टाग्राम में अपडेट्स वगैरह मिलते रहते हैं आपको, वहाँ पर नहीं फॉलो करा वहाँ पर भी फॉलो कीजिएगा। टेलीग्राम इसी नाम से, वहाँ पर आपको PDF वगैरह मिल जाया करेंगे, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम डाउनलोड कर सकते हो और भी कोई अपडेट वगैरह आपको टेलीग्राम पर मिलता जाएगा। तो फिलहाल वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, चाहे आप JKP SI की तैयारी कर रहे हो, फाइनेंस की तैयारी कर रहे हो, पटवारी की तैयारी कर रहे हो, आप सुपरवाइजर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, वाइल्ड लाइफ कोई भी कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हो, वीडियो के कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन भी PSC एग्जाम में पब्लिक सर्विस कमीशन में आया हुआ क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ये फाइकस बेंगलिनेसिस की बात करेंगे कि इसका साइंटिफिक नेम आपको देखने को मिलता है। इंडिया में इसका जो साइंटिफिक जो नेम ज़्यादा पॉपुलर बनता है वो थोड़ा ईजी बनता है, फाइकस इंडिका इसे यहाँ पे इंडिया में नाम दिया जाता है। तो ये भी हालांकि नाम है, बट एग्जाम में इस नाम से क्वेश्चन पूछा गया था। ये किसी का साइंटिफिक नेम है तो बैनन ट्री होता है, उसका साइंटिफिक नेम है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो 16th क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आपको देखने को मिल रहा है, ये भी पब्लिक सर्विस कमीशन PSC में पूछा हुआ, 17th क्वेश्चन भी PSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा गया था विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैज़ वाइट ब्लड, इनमें से कौन किसका जो है वाइट ब्लड होता है, आपसे वो पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन, लिजर्ड, कॉकरोच, हाउसबर्ग या फिर मॉस्किटो। तो यहाँ पर एक काम मैं करने जा रहा हूँ, 2 ऑप्शंस में एलिमिनेट करने जा रहा हूँ, आपने सर्च करना और बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा। 2 जो रॉन्ग आंसर है वो मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ, ये मैंने एक एलिमिनेट कर दिया और ये मैंने एक एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि ये तो आपने देखा होगा मॉस्किटो वगैरह को। तो इन दोनों में से बताइए कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हालांकि आपने इन दोनों को भी देखा, बट मुझे बताओ इन दोनों में से कौन है जिसका वाइट ब्लड होता है। आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है मदर्स मिल्क, ये भी PSC में पूछा गया क्वेश्चन है। जो माँ का दूध है वो ऑलमोस्ट सभी पूरी डाइट देता है, जो न्यू बॉर्न बेबी है तो उसको पूरी तरह की डाइट उसे मिलती है उस दूध से। बट इसमें एक चीज़ की कमी होती है, वो क्या है जिसकी कमी होती है, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम या पोटेशियम। तो आयरन की कमी होती है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। कहा जा रहा है आनंदीबाई जोशी की बात करेंगे, ये कौन थी, पहली फॉरेन ट्रेंड लॉयर थे या पहली फॉरेन ट्रेंड नर्स या पहली फॉरेन ट्रेंड डॉक्टर या फर्स्ट वुमेन लेजिस्लेटर थी। तो आनंदीबाई जोशी के बारे में पूछा जा रहा है, एग्जाम में ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, PSC में पूछा गया क्वेश्चन है और आपके सिलेबस में रहता भी फर्स्ट इन इंडिया, आपको पता होना चाहिए। तो आनंदीबाई जोशी की अगर हम बात करेंगे तो ये पहली फॉरेन ट्रेन डॉक्टर थी, पहली वेस्टर्न डॉक्टर थी जो इंडिया में थी, है ना, यानी कि जो वेस्टर्न मेडिसिन या वेस्टर्न जो भी वेस्टर्न जो भी क्या कहूँगा मैं तरीके होते हैं यूज़ वगैरह कर रहे थे वहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे इनका पूरा नाम बड़ा था, आनंदीबाई गोपाल राव जोशी, इस तरह से इनको नाम हुआ करता था। तो वो फिलहाल ये आपको पता चाहिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम इंडिया टू विन अ गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स, इनमें से कौन पहली वुमेन है इंडिया से जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और एशियन गेम्स सबसे, वो पूछा जा रहा है। तो कमलजीत संधू, ऑप्शन नंबर बी आपको देखने को मिल रहा है करेक्ट आंसर हो जाए। हालांकि इनका नाम भी बड़ा ज़्यादा लंबा है, बट यहाँ पे जो एग्जाम में कमलजीत संधू या फेमस नाम कमलजीत संधू देखने को मिलता है वो आपको पता होना चाहिए। 1970 में जो बैंकॉक एशियन गेम्स हुई थी, वहाँ पे रेस थी, 400 मीटर का इवेंट था, वहाँ पर विनर रहे थे, तो वहाँ पर गोल्ड मेडल मिला था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम डेप्थ लिथोस्फीयर के कहाँ पर होती है आपसे वो पूछ रहा है, तो पैसिफिक ओशन में होती है। पैसिफिक ओशन में वो कौन सा पॉइंट है वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। फिलहाल हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक क्वेश्चन आपको बोर्ड था ना CDS में पूछा गया था, वो ये वाला क्वेश्चन था जो 21 आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन अर्थ्स क्रस्ट, जो हमारे अर्थ की क्रस्ट है वहाँ पे जो परसेंटेज होती है कार्बन की वो कितनी होती है। देखो कार्बन जो है अप्रॉक्सीमेट 0.025% है ना, इतना कंटेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। ये भी आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। यहाँ पर पहले देखो पैटर्न क्या चल रहा है, क्वेश्चन की तरफ फोकस करो, फिर हम इसको कवर करते हैं। यहाँ पे पहले कहा जा रहा है 67, फिर कहा जा रहा है 46, है ना, और जूम तो हो नहीं रहा, बस इतना ही हो रहा है ये वाला, कोई बात नहीं। 67 से 46 जा रहे हैं, तो कितना गैप आपको देखने को मिल रहा है। देखो 46 और 50, 50, 20, 24 का 50, 10, 21, 21 का गैप आपको देखने को मिल रहा है। अगर 67 और 46 की मैं बात करूँ, 21 का गैप देखने को मिल रहा है।
वैसे ही 46 मतलब -21 करके मैं यहाँ तक पहुँच पा रहा हूँ। वैसे ही 46 और 21 24 के बीच ये आपकी बात सुनो तो कितना हो जाएगा 34 50 है ना। ये -22 करके मेरे पास आंसर आ रहा है। तो आगे तो सिंपल है, 24 में से -23 करूँगा तभी फर्स्ट पे जा पाऊँगा। फिर 1 से 23 पे कैसे जा सकते हैं, -23 पे जा रहे हैं तो 1 में से -24 करना पड़ेगा। तो पैटर्न समझ आ गया, पहले -21 कर रहे हैं, फिर -22 -23 -24। अब अगर आंसर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, -23 में से -25 मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो 20 20 40 45 48 माइनस माइनस प्लस होते हैं तो 48 आंसर आ जाएगा। साइन कौन सा, जो बड़े के साथ होता है, यानी कि माइनस ही आ जाएगा। तो -48 आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम वगैरह आती है ना, बेसिक मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, जाके वो प्लेलिस्ट देखिएगा। और नंबर सीरीज़ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, किसी भी रीजनिंग के टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है JKSSB रीजनिंग के नाम से, वो देख लो। फिर VLW रीजनिंग के नाम से प्लेलिस्ट है, वो भी देख लो। सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, कोई भी चैप्टर सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे, कहा जा रहा है इन सर्टन कोड लैंग्वेज, कोडिंग लैंग्वेज, उस कोडिंग लैंग्वेज में BOTTLE बोटल की कोडिंग करी गई है 148, सिपर की कोडिंग करी गई है 166। आपको बताना बम्पर की कोडिंग क्या हो जाएगा। अभी कोडिंग कैसे करिए, देखो बॉटल की अगर मैं बात करूँ तो B आता है सेकंड नंबर पे, O आता है 15 नंबर पे, T आता है 20 नंबर पे, T आता है 20 नंबर पे, है ना। L आता है 12वें नंबर पे और E आता है 5वें नंबर पे। इन सभी को ऐड कर लेते हैं, 20 20 40 50 55 60, है ना, 70 72 74। ये मेरे पास 74 आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे किसी तरह का डाउट नहीं है। यहाँ पर मुझे अगर 74 देखने को मिल रहा है तो 74 से 148 बना हुआ है, वो कैसे बना होगा। 74 है ना, 74 से 148, 74 को मैं डबल करूँगा, है ना, तो 148 मेरे पास बन जाएगा। मतलब जो भी नंबर मेरे, जो भी अल्फ़ाबेट्स दिए थे उनके मैं नंबरिंग लिख रहा हूँ, फिर उसका डबल कर रहा हूँ ऐड करने के बाद। देखिए पैटर्न चेक कर लेते, पैटर्न के फॉलो हो भी रहा है। सिपर में एस आता है 19 नंबर पे, आई आता है 9th नंबर पे, पी आता है 16 नंबर पे, पी आता है 16 नंबर पे, ई आता है 5th नंबर पे और आर आता है 18th नंबर पे। अगर मैं अब इन सभी को ऐड करना स्टार्ट कर दूँ तो कितना आ रहा है, देखो 19 1 20 28, तो 30 40 47 50 60 60 70 80 80 83 के आसपास आ रहा है शायद से, कंफर्म कर लेना एक बार। 83 का अगर मैं डबल करता हूँ तो 166 आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो वैसे अगर मैं बम्पर की तरफ फोकस करूँगा तो बम्पर में B सेकंड नंबर पे आता है, U 21 नंबर पे आता है, M 13 नंबर पे आता है, P 16 नंबर पे आता है, E 5th नंबर पे आता है और R 18 नंबर पे आता है। तो इन सभी को भी अगर इसी तरह से मैं ऐड करना स्टार्ट कर दूँ ना तो 16 है और ये 5 13 और 2 15 हो जाएंगे, 15 और 5 20 हो जाएगा और 20 40 41 47 10 दूंजा 10 8 70 75 मेरे पास आ रहा है। तो 75 को अगर मैं डबल करूँगा तो 150 आ जाएगा। 150 आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैटर्न क्या था, इन सभी की नंबरिंग लिखो, ऐड करो, फिर डबल कर दो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 64 नंबर में क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। देखो यहाँ पर 68 का रिलेशनशिप 19 के साथ है, 76 का रिलेशनशिप 21 के साथ है, तो 164 किसके साथ हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर ध्यान दूँ तो इतना तो मुझे समझ आ रहा है कि यहाँ पर छोटा नंबर है, यहाँ पे बड़ा नंबर है, ये कुछ पैटर्न चल रहा है। यहाँ पर 20 है और यहाँ पे 80 के आसपास है, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कुछ आसपास की बात बन जाएगी ना। वो पैटर्न फॉलो करके देख लेते हैं। अगर मैं देखो 19 यहाँ पे, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, अगर मैं इस पैटर्न को लूँ, 19 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ ना तो कितना आ जाएगा, 20 को अगर मैं 4 से 80 76 मेरे पास आ रहा है। लेकिन आंसर लाने के लिए 76 से काम चलेगा नहीं, आंसर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब 8 माइनस करना पड़ेगा। तो मुझे पैटर्न समझ रहा है, मैंने पैटर्न क्या लगाया, जो मेरे पास यहाँ पे नंबर है उसको मल्टीप्लाई किया 4 से, माइनस कर दिया 8। यही पैटर्न मैं यहाँ पर भी लगाता हूँ। अगर 21 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ पहले, है ना, फिर 84 आ जाएगा और 84 में से अगर मैं 8 माइनस करता हूँ 76 आ जाएगा। तो पैटर्न मेरा सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि 164 तो मेरे पास आ रहा है, यानी कि यहाँ पर अगर मैं ऐसे करूँ मेरे पास 164 आंसर आना चाहिए ना। लेकिन ये कैसे आना चाहिए, यहाँ पर कोई नंबर होगा, उसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया होगा, फिर बाद में 8 माइनस किया होगा, ये सब कुछ करने पे 164 आ रहा होगा, है ना। अब बस वो नंबर आपको निकालना, कैसे निकाल दोगे, ये -8 है, जब वहाँ पर जाएगा तो +8 बन जाएगा। तो 164 में जब आप 8 ऐड करोगे तो 172 हो जाएगा, 172 हो जाएगा। ये क्वेश्चन मार्क को वहीं पर रहने दो और जो 4 मल्टीप्लाई में हो रहा है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो 4 3 12, 4 4 16, तो 43 मेरे पास आ जाएगा। 43 देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजीएल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये बोले। A + B का मतलब है ए फादर है, B का A - B का मतलब है ये सब कुछ। तो आपको बताना है P का रिश्ता क्या है T के साथ, हम बता देते कोई बात नहीं उसमें क्या है। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, पहले U क्रॉस T की बात करें। क्रॉस का मतलब क्या है, क्रॉस का मतलब होता है ब्रदर।
तो यू क्रॉस टी का मतलब है यू ब्रदर होगा टी का, यू ब्रदर है, किसका ब्रदर है, टी का ब्रदर है, ठीक है। फिर टी प्लस एस की तरफ फोकस करते हैं, प्लस का मतलब क्या, प्लस का मतलब फादर, तो टी फादर हो जाएगा, टी किसका फादर हो जाएगा, टी फादर हो जाएगा एस का, हमने बना दिया वो भी, ठीक है। उसके बाद आगे चलते ट्राइंगल की तरफ फोकस कर रहे थे, ट्राइंगल का मतलब क्या है, ट्राइंगल का मतलब है बेटा, तो एस बेटा हुआ किसका, एस बेटा हो जाएगा आर का, एस बेटा हो जाएगा आर का, तो ये पापा तो पहले ही, इसका मतलब क्या है, आर क्या होगी, आर मम्मी रही होगी, तो यहाँ पे आर भी मैंने बना दिया। फिर डिवाइड की बात करें, डिवाइड का मतलब होता है सिस्टर, तो आर सिस्टर हो जाएगी क्यू की, आर सिस्टर है किसकी, क्यू की सिस्टर है, ठीक है। क्यू ट्राइंगल पी, ट्राइंगल का मतलब है सन, इसका मतलब क्यू बेटा हो जाएगा, क्यू किसका बेटा हो जाएगा, क्यू जो पी का बेटा हो जाएगा, ठीक है। ये डायग्राम हमने बना दी। अब आपसे पूछ रहा था बताओ पी का रिश्ता क्या है टी के साथ, तो ये टी है ना, टी की ये वाइफ है, वाइफ की सिस्टर, मतलब दोनों बहनें ही है ना, इनके पापा हैं या मम्मी जो भी है, इसका मतलब पी जो है वो टी का फादर इन लॉ ससुर बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी में वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन कैसे, हमें तो जेंडर पता ही नहीं है, ये फादर इन लॉ की जगह मदर इन लॉ भी तो हो सकती है, हमें जेंडर तो क्लियर किया ही नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, कांट डिटरमाइन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। रीजनिंग के किसी भी टॉपिक पर प्रॉब्लम आती है ना, एक बार जाके वीडियो ज़रूर देखिएगा रीजनिंग की प्लेलिस्ट में। यहाँ पे सीरीज़ आपके सामने दी गई, इसे कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको NTR देखने को मिल रहा है, इस तरह से सीक्वेंस है, हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर फर्स्ट लेटर की तरफ फोकस करेंगे, N है 14th नंबर पे, 14th नंबर पे, T है 20 नंबर पे, Z है 26 नंबर पे, F है 6 नंबर पे, तो क्या चलता है यहाँ पे +6 किया जा रहा है ना, तो 6 में 6 ऐड करेंगे 12, और 12वें नंबर पे क्या आता है L, यानी कि दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दो। आगे चेक करते हैं, टी की बात करेंगे, टी आता है 20वें नंबर पे, है ना, ये वाला पैटर्न चल रहा है। फिर सी हमारे पास आता है, ये देखो सी आता है तीसरे नंबर पे, 3 बोल दो या 29 बोल दो एक ही बात है, 20 के बाद 29 आ रहा है, या 3 बोल दो एक ही बात है। एल आता है 12 नंबर पे, यू आता है 21 नंबर पे, तो क्या 12 से 21 पे कैसे जा सकते हैं, 9 ऐड किया होगा, 20 से 29 पे कैसे जा सकते हैं, 9 ऐड किया होगा, इसका मतलब 9 ऐड कर जा रहा है, 21 पे 9 ऐड करोगे 30 बोलो या 4 बोलो एक ही बात है, तो 4th नंबर पे डी आता है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैटर्न समझ आ रहा है, बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट यहाँ पे बना हुआ था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे, यहाँ पर क्या पैटर्न चल रहा है। देखो यहाँ पर बोला हुआ पहले आपको डी बी के, हम भी इसमें फर्स्ट सीक्वेंस ले लेते हैं। डी आता है 4th नंबर पे, जी आता है 7th नंबर पे, जे आता है 10th नंबर पे, एम आता है 13 नंबर पे, +3 किया जा रहा है, फिर +3 करेंगे 16 नंबर पे क्या आता है, पी आता है, तो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दो। आगे चलते हैं, बी आता है 2nd नंबर पे, डी आता है 4th नंबर पे, एफ आता है 6th नंबर पे, एच आता है 8th नंबर पे, तो +2 वाला पैटर्न चल रहा है, 8 में 2 ऐड करेंगे 10, और 10वें नंबर पे जे आता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं। कहा जा रहा है, इफ़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ट्वाइस द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स वॉल्यूम। देखो कहा जा रहा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू आती है किसकी, कर्व्ड सरफेस एरिया राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब मुझे बताओ राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात करेंगे, अगर आपको सिलेंडर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो कैसे निकालते हैं, 2πRH से निकालते हैं ना। तो कह रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ट्वाइस द कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया का ट्वाइस करना है, इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स वॉल्यूम। अब सर्कुलर सिलेंडर के वॉल्यूम कैसे निकालते हैं आपको वो भी पता होना चाहिए, फॉर्मूला बेसिक्स है, πr² फॉर्मूला रहता है ना। अगर ऐसा है तो बताओ रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखो सिंपल सॉल्व करना आपको, ये पाई से पाई कट जाएगा, ये एक आर और ये एक आर कट जाएगा, एच और एच कट जाएगा, यहाँ का आर बच गया था और यहाँ पे 4 बच जाएगा, तो रेडियस कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, सीजीएल में आया क्वेश्चन है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर रहे हैं, डैश केम टू कश्मीर ड्यूरिंग द शाह मीरी डायनेस्टी विद मोर देन 200 सैयद्स। आपने लास्ट में बताना भी कि आज आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। 31 क्वेश्चन हम कवर करने जा रहे हैं, आपने बताना है 31 में सबके मार्क्स कितने आ रहे हैं। डैश केम टू कश्मीर, इनमें से कौन है जो कश्मीर में आए थे शाह मीरी डायनेस्टी के टाइम पीरियड पर 200 से ज़्यादा सैयद के साथ आए थे। सैयद अली हमदानी, शाह हमदानी, मीर मोहम्मद हमदानी, इनमें से कोई भी नहीं। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसे एक दिन पहले ही आपको शाह मीरी डायनेस्टी कवर करवाई है, तो यहाँ पे आपको बताया था सैयद अली हमदानी का नाम ही शाह हमदानी था। इसका मतलब ये तो आए थे 700 के आसपास सैयद के साथ आए थे, और उनके बेटे थे आगे, ये 300 के साथ आए थे, है ना। तो शहाबुद्दीन के टाइम पीरियड पे पहली बार आए थे, फिर 3 बार आए थे, और ये सुल्तान सिकंदर के टाइम पर इस तरह से करके, तो ऑल ऑफ दिस हमारे पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये भी 300 के साथ आ रहे, 300 सैयद के साथ आराम से आए थे यहाँ पे। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 और 31 की बात करेंगे।
दी कंस्टिट्यूंट असेंबली ऑफ JNK, जो जम्मू कश्मीर की असेंबली थी, उन्होंने युवराज सिंह को अलर्ट कर था सदरी रियासत। कब किया था आपसे वो पूछा जा रहा है। देखो जो 1965 की बात करेंगे, ये वो डेट थी जब ये सदरी रियासत की पोजीशन को चेंज करके गवर्नर बना दिया था। तो 19 अगस्त 1952 को टाइम टेबल में सदरी रियासत बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पर एक हमारे चैनल पर वीडियो बनी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर के नाम से, आप सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर JK से सर्च करना, यहाँ से बड़े एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में, डैश वाज इनिशियली, इनमें से एक पार्क ऐसी जिसे स्टार्टिंग में क्रिएट करा गया था कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करनी है श्रीनगर को, और बाद में से अपग्रेड करा गया और एक नेशनल पार्क इसे डिक्लेयर करता 1981 में। तो बताओ कौन सी नेशनल पार्क थी ये, काजीनाग, हेमिस, दाचिकम या फिर गुलमार्ग। तो ये थी दाचिकम नेशनल पार्क, 10 विलेजेस के नाम जिसका नाम पड़ता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को एंड करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। थैंक यू एंड जय हिंद।